नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज की आप लोगों की जो क्लास होगी वो जो यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो होगा आप लोगों का बायोलॉजी। और बायोलॉजी की आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास होगी। तो बायोलॉजी के बारे में समझिएगा थोड़ा और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे बायोलॉजी से। ठीक है, तो क्या होगी क्लास? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जिसको हिंदी में कहते हैं बायोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। अब इस वर्ड का हम मतलब जान लेते हैं कि बायोलॉजी वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है, फिर आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम मेनली टू पार्ट में वर्ड को डिवाइड करते हैं। ये किस तरीके से बना, अगर हम इसको टू पार्ट में डिवाइड करें तो ये एक पार्ट में डिवाइड होगा बायो, और इसको एक होगा लोजोस। यानी कि बायो प्लस लोजोस दो वर्ड से मिलकर बना है हमारा बायोलॉजी। बायो और लोजोस दो वर्ड से मिलकर बना है बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं बायो का अर्थ क्या होता है और लोजोस का अर्थ क्या होता है। बायो का अर्थ क्या होता है और लोजोस का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर बायो का अर्थ हो जाएगा हमारा ऑल लिविंग्स, और लोजोस का अर्थ हो जाएगा स्टडी या अध्ययन। ठीक है, ऑल लिविंग और स्टडी या अध्ययन। बायो का अर्थ हो जाएगा ऑल लिविंग और लोजोस का अर्थ हो जाएगा स्टडी। अब हम बात करते हैं इसको, अगर हम परिभाषा के रूप में देखना चाहें या परिभाषा के रूप में बांधना चाहें तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर परिभाषा के रूप में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि सभी जीवधारियों का अध्ययन, सभी जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी, यानी सभी जीवधारियों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। तो इसको हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। सभी जीवधारियों का अध्ययन, सभी जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सभी जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। तो ये हमारा बायोलॉजी का इतना सा मतलब हो गया कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी को किन वर्डों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, एक तो बायो, दूसरा लोजोस। बायो का मतलब हो जाएगा ऑल लिविंग्स और लोजोस का मतलब हो जाएगा स्टडी। अब हम बात करते हैं ये बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया। तो ये बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया इस पर हम चर्चा करते हैं। तो बायोलॉजी वर्ड ये किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय, यहाँ पर लिख लेते हैं बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया। तो ये बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय लैमार्क। कब दिया गया, 1800 में। बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाय लैमार्क, 1800 में दिया गया। ठीक है, गिवन बाय लैमार्क। ठीक है, सॉरी 1802 में, गिवन बाय लैमार्क 1802 में। लैमार्क और प्लस एक लोग और थे यहाँ पर, वो और कौन थे, ये दो लोगों के द्वारा ये वर्ड दिया गया, गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रिवेरिनस। कब दिया गया, 1802 में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया, लैमार्क के द्वारा। कब, 1802 में। और इसका मतलब क्या होता है, बायो प्लस लोजो, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अब बायोलॉजी को भी तीन पार्टों में डिवाइड किया गया, बायोलॉजी को भी तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। इसको यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, फिर देखते हैं। बायोलॉजी को भी तीन पार्टों में
डिवाइड किया गया। इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 3 पार्टों में? इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। एक किया गया जूलॉजी, एक किया गया बॉटनी और एक माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान हिंदी में जिसको कहते हैं, जंतु विज्ञान, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान, इसको कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। ठीक है। हाँ, और एक यहाँ पर क्वेश्चन छूट जाता है कि बायोलॉजी का फादर कौन था। तो यहाँ पर देखिए, बायोलॉजी के जो फादर थे वो थे अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। याद रखिएगा, बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल, अरस्तु। बर्ड किसने दिया? लैमार्क ने। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। बायोलॉजी के फादर अरस्तु, बर्ड दिया लैमार्क ने। कब? 1802 में। ठीक है। अच्छा, जंतु विज्ञान में क्या होता है, यहाँ पर बात करते हैं। जंतु विज्ञान में, यहाँ पर अगर हम बात करें जंतु विज्ञान में, यहाँ पर होता है स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि प्लांट्स का अध्ययन, यहाँ पर एनिमल्स का अध्ययन। और थर्ड में क्या होगा यहाँ पर? सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्टडी ऑफ माइक्रोबायोस, स्टडी ऑफ माइक्रोबायोस। ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का यहाँ पर अध्ययन होता है, यहाँ पर एनिमल्स का अध्ययन होता है, यहाँ पर प्लांट्स का अध्ययन होता है। अब हम बात करते हैं जंतु विज्ञान के फादर कौन है। जंतु विज्ञान के फादर कौन हो जाएंगे? अरस्तु या अरिस्टोटल। यानी कि जो जीव विज्ञान के फादर हैं बायोलॉजी के, वही फादर हैं जूलॉजी को भी। ठीक है, अरिस्टोटल या हिंदी में कहते हैं जिसको अरस्तु। उसके बाद हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के फादर कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। इसके फादर कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। इसके फादर कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। इसके अरिस्टोटल। ठीक है। और इसके सूक्ष्म जीव विज्ञान के कौन हो जाएंगे? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक इसके हो जाएंगे लीवेनहॉक या लीवेनहॉक हिंदी में। अब बात कर लेते हैं, इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? हिस्टोरिका एनिमलम। इनकी एक पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका एनिमलम। हिस्टोरिका एनिमलम, ये पुस्तक किसकी है? अरस्तु की हिस्टोरिका एनिमलम। और थियोफ्रेस्टस, देखो यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है तो इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका एनिमलम। अब यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक कौन सी हो जाएगी? हिस्टोरिका ऑफ प्लांटरम। हिस्टोरिका ऑफ प्लांटरम। तो ये बुक किसकी हो जाएगी? थियोफ्रेस्टस की। हिस्टोरिका ऑफ एनिमल अरिस्टोटल की, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटरम थियोफ्रेस्टस की। अब हम बात करते हैं लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी जीवित कोशिका की। किसकी खोज की थी? कोशिका, जीवित कोशिका। लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। ठीक है, तो लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई होगी कि बायोलॉजी क्या है, किस तरीके से इसमें क्या कितने पार्टों में डिवाइड होता है। तो इतनी यहाँ पर आप लोगों को जानकारी हो गई होगी।
अब बात करते हैं बायोलॉजी में, आगे स्टार्ट करते हैं कि हमें को टॉपिक कौन सा पढ़ना है। तो ये बायोलॉजी का एक सामान्य सा परिचय था, जो आप लोगों को यहाँ पर करा दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक कौन सा हमको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे टॉपिक हमको कौन सा पढ़ना है। चलिए देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब हमको कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है वो देखते हैं। अब हमको इसमें पढ़ना है ब्लड यानी कि रुधिर। अब इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ब्लड या हिंदी में जिसको रुधिर भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ब्लड। तो ब्लड का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो ब्लड है ये हमारे पूरे शरीर को जोड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम को ये हमारे चलाता है, जोड़ता है। ठीक है, तो ये पूरे शरीर में, हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करता रहता है। तो ये हमारे क्या हो गया, पूरे शरीर को जोड़ता है ब्लड। उसके बाद में बात करते हैं ब्लड की थोड़ी सामान्य सी जानकारी और लेते हुए चलते हैं ब्लड की, फिर धीरे धीरे आगे करके इसका लेवल अप करते चलेंगे। ये कम से कम आप लोगों का 10 से 12 क्लास में आप लोगों का ब्लड केवल कंप्लीट हो पाएगा। तो देखिए ब्लड कैसा है, एक ब्लड है ये कैसा है, ये तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड कैसा है, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके पीएच मान की। पीएच मान की बात करने से पहले हम थोड़ा पीएच के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, हम पीएच के बारे में जानते हैं तो पीएच क्या है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं पीएच की रेंज क्या होती है। अच्छा, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज कितनी होती है इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 14 तक। और जब पीएच मान अगर 7 होता है तो क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन। और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, क्षारीय। नेचर कैसा हो जाता है, क्षारीय। अगर 7 से कम है तो ये हो जाता है अम्लीय, एसिटिक। ठीक है, ये हो जाता है एसिटिक। और अगर 7 से ज़्यादा है तो ये हो जाता है बेसिक। और अगर 7 है तो न्यूट्रल रहता है। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पीएच के बारे में जान लिया होगा। पीएच क्या होता है, इसकी रेंज कितनी होती है, टोटल 0 से 7। अगर 7 है या 7 है तो इसको हम न्यूट्रल या उदासीन बोलते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी बेसिक यानी अम्लीय और क्षारीय का गुण। ब्लड का पीएच मान होता है 7.35 से लेकर 7.45। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45। लेकिन ऑन एवरेज इसको हम कह देते हैं 7.4। ऑन एवरेज इसको हम जब निकालते हैं तो 7.4 कह देते हैं। ब्लड का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। ठीक है, ब्लड का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। अब इसका नेचर की बात करें तो इसका ब्लड का नेचर कैसा हो जाएगा। ब्लड का नेचर कैसा होता है, स्लाइडली अल्कलाइन। कैसा होता है ये, या अल्कलाइन कह सकते हैं, स्लाइडली बेसिक यानी कि अल्प क्षारीय। स्लाइडली बेसिक या अल्कलाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, स्लाइडली बेसिक, स्लाइडली बेसिक, या इसको अल्कलाइन भी बोल सकते हैं। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, वे सारे क्षार जो जल में घुलनशील हो वो अल्कलाइन कहलाते हैं। और ब्लड हमारा कैसा है, जल में घुलनशील है, तो इसको हम अल्कलाइन भी कह सकते हैं या स्लाइडली बेसिक अल्प क्षारीय भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका नेचर।
अब हम बात करते हैं ब्लड की वॉल्यूम की। इसका आयतन कितना होता है ब्लड के वॉल्यूम की। ब्लड के अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका नॉर्मल पर्सन में अगर हम बात करें, नॉर्मल पर्सन में नॉर्मल पर्सन यानी कि जिसका वेट होता है 50 से लेकर 60 केजी के बीच में या 50 से 70 केजी के बीच में, उसको हम नॉर्मल पर्सन बोलते हैं। तो उसमें कितना होता है 5 से लेकर 6 लीटर तक। एक ब्लड का वॉल्यूम एक नॉर्मल पर्सन में कितना होता है 5 से लेकर 6 लीटर तक। और नॉर्मल पर्सन के कैटेगरी में कौन सा व्यक्ति आता है जिसका वजन 50 से 65 या 70 केजी के तक हो, तो वो होता है नॉर्मल पर्सन। अब हम बात करते हैं इसका वेट कितना होता है ब्लड का। ब्लड का वेट होता है 7% ऑफ बॉडी। ब्लड का जो वेट होता है 7% ऑफ बॉडी वेट। इसका वेट होता है 7% ऑफ बॉडी वेट। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसमें रक्त कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसमें ब्लड का वेट कितना होगा 50 × 7/100। इसको काट दीजिए 3.5 आ जाएगा, लीटर नहीं वेट आएगा केजी में 3.5 केजी। ठीक है 3.5 केजी। तो इस तरीके से आप वेट भी निकाल सकते हैं ब्लड का। अगर किसी व्यक्ति का आपको वजन पता है तो उसका 7% निकाल दीजिए। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति का अगर वेट ज़्यादा होगा तो उसमें ब्लड का वेट भी ज़्यादा होगा। जिस व्यक्ति का अगर वेट कम होगा तो उसमें ब्लड वेट भी कम होगा। तो इतना यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। इतना ये हो गया ब्लड का सामान्य सब परिचय। देखो बात करते हैं आगे हेडिंग डालेंगे हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड या रक्त के घटक। कंपोजिशन ऑफ ब्लड या रक्त के घटक। हेडिंग क्या होगी हमारी रक्त के घटक। कंपोजिशन ऑफ ब्लड या रक्त के घटक। इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम डिवाइड करेंगे इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक इसको हम डिवाइड करेंगे प्लाज्मा और दूसरा हम इसको डिवाइड करेंगे सेल या कॉर्पसेल्स। सेल या कॉर्पसेल्स। ठीक है सेल या कॉर्पसेल्स। ठीक है इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है सेल या कॉर्पसेल्स। ठीक है तो प्लाज्मा हिंदी में इसको प्लाज्मा ही कहते हैं और इसको सेल को हम या कॉर्पसेल्स को रुधिराणु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं रुधिराणु। ठीक है तो रक्त के घटक में हमारा प्लाज्मा जो है वो कितने % होता है इस पे बात करते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है ये हमारा 55% होता है। ठीक है ब्लड में कितना होता है 55% और ये होता है 45%। ये कैसा होता है लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, तो ये लिक्विड होता है। क्या होता है लिक्विड होता है और कलर येलो होता है। ये सॉलिड होता है और कलर रेड होता है। ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये कलर रेड, इतना होता है। और इसको हम इसमें पढ़ेंगे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो 45% में RBC कितनी होती है 41% और बाकी जो 4% बचा है उसमें ये WBC और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को ये ब्लड या रुधिर में इतना यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमारी लास्ट हेडिंग है रक्त के घटक। इसमें प्लाज्मा और सेल या कॉर्पसेल, इसके बारे में यह 45% पाया जाता है, ये 55% पाया जाता है। लिक्विड येलो होता है, सॉलिड रेड कलर का होता है। इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्लाज्मा, और प्लाज्मा को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। प्लाज्मा को भी कई पार्टों में डिवाइड करके बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन है और
जो प्रोटीनें पाई जाती हैं वो कितनी मात्रा में पाई जाती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, और हमको ये क्या क्या बॉडी में ये हमको क्या क्या चीज़ें प्रदान करती हैं, क्या क्या हमें अच्छा करती हैं, उसके बारे में बात करें। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।